गुप्त साम्राज्य का उद्भव और उसका विकास। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, बहुत एक लंबा समय बीत जाता है। उस लंबे समय में कोई एक ऐसा केंद्रीकृत शासन नहीं स्थापित होता है जो मतलब एक बहुत विशाल तरीके से अपना साम्राज्य बना सके। कोई ऐसी सत्ता नहीं आती है। सातवाहन रहते हैं, हालांकि सातवाहन हैं, शक है, और भी बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी जो रहे हैं वो सब भी आए। संगम, ये लोग रहे तो, लेकिन इन लोगों ने इतने बड़े मतलब एक विशाल एक बड़ा सा साम्राज्य नहीं, सबने अपना कहीं ना कहीं छोटा छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, लेकिन एक लंबा दौर बीतने के बाद भारतीय इतिहास में फिर से एक बड़े से साम्राज्य के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, और वो भी मिलेगा कुषाणों के विघटन के बाद। मतलब कहा जाए तो कुषाणों के, बोल सकते सर, सातवाहन कुषाणों का अवशेषों पर, कुषाणों के अवशेष पर गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ। गुप्त साम्राज्य का उद्भव, इसने कुषाणों को पराजित किया। कुषाणों को पराजित करके उनके व्यापक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार किया। कुषाण वंश में कौन था? कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क, जो कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करता भी है, जिसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट भी गया। ये वही चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें संस्कृत भाषा का बोलबाला था, जिसमें महायान संप्रदाय का बोलबाला था। ये वही चौथी बौद्ध संगीति है जब बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के प्रचलन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो कुषाण, इनका शासन भी कहां तक रहा है? इनका शासन जो क्षेत्र देखा जाता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। भारत के एरिया में बता रहे हैं, भारत में के एरिया में कुछ ऐसा नजर आएगा कुषाणों का। ये बिहार वाला एरिया, यूपी वाला एरिया है, ये हरियाणा उड़िया दिल्ली बिल्ली आ जाएगा, ये कश्मीर वाला एरिया निकल जाएगा इधर, ऐसे करके फिर ये मध्य एशिया में भाग जाएगा। अच्छा खासा एरिया इन्होंने कवर किया भारत में। इनके भारत में साम्राज्य स्थापित करने से हमको बड़े फायदे भी हुए। फायदा हमको व्यापारिक रूप से हुआ, सांस्कृतिक रूप से हुआ, है ना। इनकी वजह से बहुत सारी जानकारियां भी हमको मिलती हैं। चलिए, तो कुषाण, इनके इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया किन्होंने? गुप्तों ने। गुप्त काल के जो शासक रहे ना, उनके लिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यूपी में एक मंदिर है, ईंट का बना हुआ मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? लो, यूपी में है भाई, मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं उनसे संबंधित मुद्राएं और जो अभिलेख रहे हैं वो सब यहां से पाए गए। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी थी, सातवाहन और कुषाण। सातवाहनों ने दक्कन दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने दोनों क्षेत्रों को रोमन साम्राज्य के साथ चले अपने व्यापार के बल पर राजनीतिक एकता, आर्थिक प्रगति प्रदान की। यही काम कुषाणों ने उत्तर में किया। इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की 3री सदी के मध्य में अंत भी हो गया। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण सातवाहन दोनों के पिछले राज्य क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग पर स्थापित किया। पहले चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, तो भारतीय इतिहास में अशोक और समुद्रगुप्त दो ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने देश को एक राजनीतिक एकीकृत किया था, है ना। चक्रवर्ती सम्राट की जैसे बात होती है तो चक्रवर्ती सम्राट की भी भाई परिभाषा है, तो अशोक समुद्रगुप्त जैसे उनके बारे में ये बात बताई जाती है।
और वो था कौन? गुप्त साम्राज्य। गुप्त मूलतः वैश्य रहे होंगे। गुप्त साम्राज्य उतना विशाल तो नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य, फिर भी इसने सारे उत्तर भारत को 335 से 455, मतलब कितने साल हो गए भाई? 255, सॉरी 220, है ना? 120 साल, 120 साल होगा, 120 होगा। 120 साल, 335 से 455 तक, एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। ईसा के तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। देखो ये बात यहाँ पे दी गई है। लगता है गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व का क्षेत्र था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्य रूप से इसी राज्य में पाए गए। यदि हम कुछ एक सामंतों और स्वतंत्र व्यक्तियों की बात छोड़ दें जिनके अभिलेख अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए गए, तो गुप्तकालीन पुराअवशेषों की उपलब्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे समृद्ध स्थान सिद्ध होता है। गुप्तकालीन पुराअवशेषों की उपलब्धि की दृष्टि से। सर पुराअवशेष क्या होता है? पुराअवशेष होता है कि उस वंश से संबंधित जो भी चीजें उनके साक्ष्य के रूप में मिलती हैं, खुदाई में मिलती हैं। ठीक है? ओके सर। इसलिए उत्तर प्रदेश के ही वह स्थान प्रतीत होता जहां से गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और एक अनेकों दिशाओं में बढ़ते गए। संभवतः वे अपनी सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाकर पड़ोस के इलाकों में फैलते गए। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, ऐसा भी माना जाता है, कुषाणों के सामंत थे। और लगता है कि थोड़े ही दिनों में उनके उत्तराधिकारी भी बन बैठे। बिहार उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेष मिले हैं। लगता है गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून, जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से ही सीखा था। ये जीन है, लगाम है, बटन वाला कोट है, पतलून है और जूता, ये सब कुषाणों की देन है। इन सबों से उनमें गतिशीलता आई और उनके घुड़सवार खूब कारगर हुए। कुषाणों की व्यवस्था में अश्वचालित रथ का और हाथी का महत्व समाप्त हो गया था। घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। किसके? कुषाणों की जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था रही है, उनके यहाँ पे देखा जाए तो घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। अच्छा, घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो भी क्यों नहीं? इन्होंने घोड़े पर बैठने वालों को इतनी सारी व्यवस्थाएं जो दे रखी थी, घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए बढ़िया वो नाव वाला वो दे दिया, पीठ पर बैठो भैया आराम से, जीन दे दिया, फंसा लो भैया पैर में, गिरोगे नहीं कभी, हैं? तो इनके समय में ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। के बारे में ये बात गुप्तों के बारे में भी कही जा सकती है, इसीलिए तो उनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है। गुप्तों के सिक्कों पर हमको घुड़सवार मिलते हैं। यूं तो कुछ गुप्त राजाओं को उत्तम और अद्वितीय महारथी, रथ पर लड़ने वाले, उत्तम और अद्वितीय महारथी का मतलब क्या है? रथ पर लड़ने वाले कहा गया, लेकिन उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़ों का इस्तेमाल था। गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी। उनके कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण मध्य देश की उर्वर भूमि थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते थे। वो मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क का उपयोग कर सके, मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क का प्रयोग कर सके। बाइजेंटाइन साम्राज्य मतलब पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत में इलाके उनके पड़ोस में पड़ते थे, अतः वे इस निकटता का भी लाभ उठा सके। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य जिस समय भारत में गुप्त साम्राज्य शासन कर रहा था, उस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन चल रहा था। यह बात हमको याद रखनी चाहिए। वो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जिस समय गुप्त साम्राज्य हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था, उस समय इनके जो आस पड़ोस वाले होते थे, वो लोग रेशम व्यापार जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कर रहे थे, तो वहां पे उस साम्राज्य में जो व्यक्ति शासन, जो वंशावली शासन कर रही थी, उसका नाम था बाइजेंटाइन। तो रोमन साम्राज्य का बाइजेंटाइन और भारत का गुप्त साम्राज्य दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समकालीन माने जाएंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ सर? इन अनुकूल स्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुगंग मतलब मध्य गंगा का मैदान, ये अर्थ भी पूछा जाता है, प्रयाग आज का इलाहाबाद, साकेत आज का अयोध्या और मगध पर स्थापित किया। गुप्त शासकों का जो आधिपत्य बना वो कहां कहां बना? मध्य गंगा के मैदान पर, आज के इलाहाबाद, आज के अयोध्या और आज के पटना और गया क्षेत्र पर, है ना?
कालक्रमेण यह राज्य भारत व्यापी साम्राज्य भी बन गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे ये भारत में व्यापक रूप से फैलता चला गया साम्राज्य। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के आसपास में आकर समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुंडों के कब्जों में आ गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार हुआ करते थे। मतलब कुषाण की समाप्ति है ना, कुषाण सत्ता की समाप्ति के बाद मध्य भारत के क्षेत्र पर जिसका कब्जा हुआ वो थे मुरुंड। ये बात हमें याद रखनी है। मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक राज किया, 250 तक शासन किए। 25 वर्षों के बाद लगभग 275 में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आ गई। इनके जो जानकारी के स्रोत हैं इसमें जैसे साहित्यिक स्रोतों की ही अगर हम बात करें तो जैसे एक हम पहले भी बात किए हैं पुराण है ना, पुराण, उसमें गुप्तों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमको मिलती है। काव्य हैं, नाटक हैं, स्मृतियां हैं, इन सब में उसमें से एक विष्णु पुराण इनके जानकारी का प्रमुख स्रोत है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण है ना। ये गुप्तों के इतिहास, उनकी राज्य सीमा के बारे में अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर एक रचना है विशाख दत्त की जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है और इस नाटक के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त इसके लेखक हैं। ये भी एक सोर्स है। इसमें क्या है, इसमें चंद्रगुप्त द्वारा इसकी जो विषय वस्तु है वो चंद्रगुप्त के द्वारा अपने भाई रामगुप्त का वध, उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह और राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें चंद्रगुप्त द्वारा रामगुप्त की हत्या, ध्रुव स्वामिनी से शादी, ध्रुव स्वामिनी से विवाह और राज्याभिषेक, इतना ये इस नाटक की विषय वस्तु है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बाकी इसके अलावा अगर देखें तो इसमें ऋतु संहार है। ठीक है, ऋतु संहार है। सर लिख नहीं पा रहा। कुमार संभव है। सर हो गया। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्नि, मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त के कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक हैं, है ना। ठीक है, इन्होंने लिखी है। इन सब से भी गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। एक रचना है मृच्छकटिकम। इसके लेखक कौन है? शूद्रक इसके लेखक हैं। इससे भी क्या होता है, गुप्तकालीन जीवन की जानकारी हमको मिलती है। एक रचना है कामसूत्र जिसके लेखक हैं वात्स्यायन। इससे भी हमें क्या होती है, इनके समय के समाज में जो प्रचलित वेशभूषा है
समाज में प्रचलित वेशभूषा, आभूषण, वाद्य संगीत और नागरिकों के मनोरंजन से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है। और यहां पर एक और रचना है, नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, मंजूश्री मूलकल्प, महायान शाखा का ग्रंथ है ये, महायान शाखा से संबंधित है सर। एक साथ बृहद, इसे लिख लीजिए, महायान शाखा से संबंधित है। इसमें भी जानकारी मिलती है इस समय की। बाकी आप देखेंगे तो चीनी यात्री एक आया हुआ था, इस समय कौन चीनी यात्री आया था? फायान या वेंसोंग? सर वेंसोंग होते, फाहियान। हाँ फाहियान विक्रमादित्य के दरबार में। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था फाहियान। ठीक है। इसने अपने विवरण में सांस्कृतिक, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो सांस्कृतिक दशाएं रही उनका सुंदर चित्रण किया है। इसमें उसने पश्चिम में कलावती से लेकर पूर्व में ताम्रलिप्ति तक कई सारे ऐतिहासिक केंद्र, स्थानीय प्रथाएं, धार्मिक विश्वास, इन सब का वर्णन किया है, जलवायु और वनस्पतियों का भी। फाहियान की रचना कौन सी थी? पता है किसी की? सर फोक क्योंकि कहते हैं सर, कंफर्म नहीं। ठीक है। इसका जो यात्रा विवरण है वो फोक्योकी नाम से है, फोक्योकी ऐसे करके है, और ये आया हुआ है 399 से 414 के बीच में। फाहियान की यात्रा विवरण की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में संकिसा और श्रावस्ती की यात्रा की थी, याद रखने की जरूरत है। फाहियान ने संकिसा श्रावस्ती की यात्रा की। श्रावस्ती में जतवन विहार जो बनवाया गया था, श्रावस्ती में जतवन विहार, उसकी प्रशंसा भी खूब की है। लुम्बिनी वैशाली की यात्रा की। तत्पश्चात वो पाटलिपुत्र गया। पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल से बहुत प्रभावित हुआ। जहां की भव्यता को देखकर उसने क्या कहा, इसे देवों द्वारा निर्मित बताया, है ना। ये नालंदा भी गया है, राजगृह, बोध गया, इन सब की यात्राएं की। कई सारे पवित्र स्तूपों, विहारों के दर्शन भी किए इसने। सारनाथ की यात्रा की, जहां पर मृगवन और 2 विहारों को देखने का उल्लेख भी करता है। इसने मतलब भारत के तत्कालीन भारत की जो धार्मिक स्थिति थी उनकी चर्चा तो की ही थी, साथ ही साथ उसने क्या किया था, राजनीतिक स्थिति पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की इसने। ठीक है, ज्यादा नहीं कुछ उसमें हो पाया। ठीक है जी सर। एक नाम है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हरिसेन। यस सर। हरिसेन ने हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा से संबंधित वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। ठीक है। और इसकी जो शैली है, चंपू शैली, चंपू शैली का यूज किया गया है। और चंपू शैली मतलब गद्य भी है और पद्य भी है। ये प्रयाग प्रशस्ति। ह्वेनसांग के भी विवरण से कुछ जानकारी मिल जाती है। ह्वेनसांग ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, बुद्धगुप्त, बालादित्य
जैसे सम्राटों का वर्णन किया है। ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने बालादित्य बताया है, ह्वेनसांग ने बताया है कि जो बालादित्य हैं उनके समय में हूण शासक मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण किया था, उनके साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बालादित्य ने क्या किया, इसे पराजित किया। बालादित्य ने ही नहीं, बालादित्य के साथ साथ मालव नरेश यशोधर्मन, इन दोनों लोगों ने मिलकर मिहिरकुल को पराजित किया। ये ह्वेनसांग के विवरण से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस गुप्त साम्राज्य एक लंबा दौर है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त। संस्थापक है इस वंश के श्रीगुप्त। लेकिन पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिनका शासनकाल कब से कब तक का है। तो इनके शासनकाल के बारे में देखें तो 319 से लेकर 335 एडी तक। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है। तो ये जो पहला शक्तिशाली शासक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसे ही गुप्त संवत का प्रवर्तक कहा जाता है। गुप्त संवत का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे तो गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की थी। लिच्छवी की राजकुमारी से इन्होंने शादी भी की थी। इससे उसकी सत्ता को बल मिला। गुप्त लोग वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319-20 में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था। ये जब राज्यारोहण किया है उसी समय में क्या किया, 319-20 में गुप्त संवत को शुरू किया। किसकी याद में? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया। बाद के कई अभिलेखों में काल निर्देश इस संवत में किया गया मिलता है। फिर नाम किसका आएगा? समुद्रगुप्त। भाई साहब, समुद्रगुप्त, जिनकी वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी एक किताब उनकी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भारत का नेपोलियन कहा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन कहा इसको। क्यों कहा? इनकी विजयों से, इनकी वीरता से प्रभावित होकर, खुश होकर। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त, इनका कार्यकाल कितना है? 335 से 380 के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया। अशोक के विपरीत था। यह अशोक के विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। अशोक और समुद्रगुप्त की तुलना की जाए तो अशोक क्या है भाई? वो अनाक्रमण की नीति, शांति की नीति में भरोसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं कि वो हिंसा और विजय में खुशी मिल रही उनको। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे, जिन्होंने उनकी प्रशंसा में कई सारी चीजें बताई, उन्होंने उसका वर्णन भी किया। एक लंबे अभिलेख में कवि ने गिनाया है कि समुद्रगुप्त ने किन किन लोगों को और किन किन देशों पर विजय प्राप्त की। यह अभिलेख इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर शांति कामी अशोक का अभिलेख है।
ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसे अशोक ने ही तो स्थापित करवाया था, जिसमें कारुवाकी उनका एक पुत्र है, उसका भी वर्णन मिलता है। हमने पहले पढ़ रखा है प्रयाग प्रशस्ति वाला में, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था इनका अशोक का, उसमें किसका किसका नाम का जिक्र है? इनकी पत्नी कारुवाकी हैं जो तीवर की मम्मी हैं, और तीवर का खुद का जिक्र भी है इसमें, है ना? जी सर, तो अशोक के द्वारा स्थापित जो कि एक शांतिकामी शासक रहे हैं, उन्हीं के उसी प्रयाग प्रशस्ति पर, सॉरी उसी अभिलेख पर इन्होंने मतलब हरिसेन ने अपने स्वामी के विजयों का वर्णन, उनकी विजयों की प्रशंसा की हुई है। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब जैसे जो इन्होंने विजित किया, और जो भी मतलब इन्होंने क्षेत्र अर्जित किए, उनको 5 समूहों में बांट सकते हैं। 5 समूह में पहला जो समूह है वो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। ये वो राजा हुआ करते थे जिन्हें हराया गया और उनके राजगुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। मतलब पहला समूह है गंगा यमुना दोआब के उन राजाओं का जिनको समुद्रगुप्त ने सिर्फ हराया ही नहीं था, बल्कि उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा समूह कौन सा है? तो दूसरा समूह वो है जो पूर्वी हिमालय के राज्य को सीमावर्ती राज्य हुआ करते थे, जैसे नेपाल, असम, बंगाल, यहाँ के राजा। समुद्रगुप्त ने क्या किया? इन लोगों को अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव कराया, ठीक है, और इसी में पंजाब के कुछ गणराज्य भी शामिल रहे। और ये जो गणराज्य थे, ये मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर टिमटिमा रहे थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हमेशा के लिए बुझा दिया। तो दूसरा समूह कौन सा हुआ? पूर्वी हिमालय के राज्य, सीमावर्ती राज्य जैसे नेपाल, असम, बंगाल, और यहाँ सबके, यहाँ पर एक और है पंजाब। पंजाब के कुछ गणराज्य जो मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर अपना थोड़ा थोड़ा वैसे करके टिमटिमा रहे थे, मतलब कि चल फिर रहे थे, उन सब का भी दिया गुल किया इसने। दूसरी श्रेणी में, दूसरे समूह में शामिल हुए वो राज्य जिन्हें अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव करवाया। तीसरे समूह में अटाविक राज्य। तीसरे समूह में अटाविक राज्य मतलब जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य जो विंध्य क्षेत्र में पड़ रहे थे। तीसरी श्रेणी में विंध्य क्षेत्र में के जंगलों में पड़ने वाले वे राज्य जिनको समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर लिया था। ये तीसरे समूह के थे। तीसरे समूह में विंध्य क्षेत्र के जंगलों के वो राज्य हुआ करते थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर रखा था। चौथा समूह कौन सा था? चौथा समूह है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक। पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक जिन्हें हराया तो गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। वैसे तो वैसे हो सकता है इसलिए छोड़ा गया हो कि अपना राजकाज खुद चलाओ, हमारे ही नाम पे चलाना, लेकिन भाई ये भी हो सकता है। पांचवा जो क्षेत्र है, समुद्रगुप्त की बाहें बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु में कांची तक पहुंच गई, जहां उसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाई। पल्लवों से भी अपना लोहा मनवा ही लिया, ठीक है। पांचवें समूह में कौन आएंगे? शक और कुषाण। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अफगानिस्तान क्षेत्र में राज्य कर रहे थे, अपना राजपाट चला रहे थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और सुदूर देश के शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। मतलब कुषाण और शक के जो कुछ राजा लोग थे जो अफगानिस्तान के एरिया में भी अपना शासन चला रहे थे, उनको भी सत्ता से बेदखल कर दिया और वहां के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। ये पांचवें समूह के शासक लोग हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज याद रखना है, जैसे दक्षिण की ओर जब अभियान किया था समुद्रगुप्त ने, यहाँ पे जैसे चौथे समूह की बात हो रही है, 12 शासकों, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराकर छोड़ दिया गया था।
उसमें जैसे कौशल का राजा एक महेंद्र है, वो उसी दक्षिण के अभियान के दौरान में शामिल था। महाकांतर का राजा है व्याघ्रराज। कौराल कौराल का राजा है मंटराज। पृष्ठपुर का राजा है महेंद्रगिरी। कोट्टूर का राजा स्वामी दत्त। एरांडपल्ल का राजा है दमन। कांची का राजा विष्णुगोप है। अवगुप्त का राजा है नीलराज। व्यंगी का राजा हस्तिवर्मा और पालक का राजा उग्रसेन। देवराष्ट्र का राजा कुबेर के साथ साथ कुस्थलपुर का राजा है धनंजय। इन 12 के 12 शासकों को इसने हराया, लेकिन हराने के बाद इनकी सत्ता को अपने मतलब इनके साम्राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनको अपने नाम पे शासन करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये हमें पांचों समूह याद रखने हैं समुद्रगुप्त के जो अभियान चले, 5 समूह के राज्य। इन 5 समूह में जो चौथे समूह का अभियान चलाया गया, जिनको हरा कर इसने छोड़ा है, उसमें जो 12 शासक शामिल रहे, उस दौरान इसने 3 नीतियों का पालन किया। 3 नीतियां कौन कौन सी थी? इसने शत्रु पर अधिकार की नीति अपनाई। शत्रु पर मतलब इस वाले को जो 12 शासकों का ये रहा, ये दक्षिणापथ विजय अभियान बोलते हैं इसको, है ना। दक्षिणापथ के 12 राज्य, इस पर प्रश्न पूछा भी गया है। तो पहला तो रहा कि शत्रु पर अधिकार या फिर बोले तो ग्रहण। दूसरी नीति क्या रही इनकी? दूसरी नीति रही है मोक्ष। मोक्ष किसको देना है? शत्रु को मुक्त करना। सर समुद्रगुप्त की नीतियां है। हाँ, और तीसरा रहा है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब शत्रु को उसका राज्य लौटाकर उस पर दया दिखाना। इन 3 नीतियों के आधार पर दक्षिणापथ विजय अभियान चलाया गया था। ठीक है। इसमें एक शब्द का यूज हुआ है आटविक। आटविक शब्द का यूज हुआ है ना। कहां पर था अभी? अट्टाविक तृतीय समूह है ना, उसी में लिखा हुआ है। ये आटविक जंगली क्षेत्र है, विंध्य का जंगली क्षेत्र है। इसका अगर एरिया देखा जाए, हो सकता है ऐसा भी कुछ पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ भाई? यूपी। वहां से लेकर जबलपुर तक का जो फैला हुआ क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वो है आटविक क्षेत्र, आटविक राज्य। आटविक जातियां हैं इस पर शासन कर रही, इसलिए इसे आटविक क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है। वैसे एक चीज और बताया जाता है, इस आटविक राज्य के लिए इन्होंने जो नीति अपनाई थी, परिचारिकीकृत नीति अपनाई। और इस नीति के तहत इन्होंने क्या किया? इन लोगों को अपना सेवक बना लिया। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को हराया था उन्होंने। इसने उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर, ऐसा बोले, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो 5 राज्य थे, उनको भी विजित किया। वो कौन से समूह में आप देख सकते हैं? आप उसे देख सकते हैं द्वितीय समूह में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जिन्हें अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव ही नहीं करवाया, बल्कि कुछ राज्यों को पूरी तरह से उनकी राज्य सत्ता से बेदखल भी कर दिया, है ना।
इन 5 राज्यों में उत्तरापथ की बात कर सकते हैं, इसे हम उत्तरापथ बोल सकते हैं। तो उत्तरापथ के 5 राज्य, जिसमें अगर चाहें तो इसमें लिख सकते हैं आप 5 राज्यों में समतट, डवाक, कामरूप, कर्त्रिपुर है, त्रिपुर है, और इसके अलावा एक है अपना नेपाल। ये है उत्तरापथ के 5 राज्य जिनको विजित भी किया, विजित कर लिया था इन्हें। साथ ही साथ देखा जाए तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो मालव था, अर्जुनायन था, इसको भी लिख सकते हैं हम। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर, सीमावर्ती है ना ये दूसरे समूह के राज्य हैं। ऊपर जो हमने उत्तर उत्तर पूर्व सीमा बताए, और जो पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा बताई, ये दूसरे समूह में सीमावर्ती राज्य की बात कर रहे थे। ये इस वाले में कौन आएंगे, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में? इसमें देखें तो मालव, सर नेपाल के नीचे क्या लिखे? विजित, विजित, मालव है, अर्जुनायन, योधेय माद्रक, योधेय माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, प्रार्जुन, सनकानिक, सनकानिक, काक, खारपरीक, इन पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है, जिसके लिए, इन दोनों के लिए, उत्तर उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों के लिए और पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने जिन नीतियों का पालन किया, जिन नीतियों का अनुसरण किया था, उसमें वो 3 नीतियों में एक नीति तो है सर्वकार दान, सर्वकार दान, दूसरा है आज्ञाकरण, आज्ञाकरण की नीति, तीसरा है प्राण आगमन, प्राणागमन। इनके लिए इन 3 नीतियों का पालन किया। तो 5वें समूह की ये लोग रहे हैं। समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव भारत के बाहर भी फैला। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास में दूत भेजा। उसे अनुमति दी गई। मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। यदि हम इलाहाबाद की प्रशस्ति या प्रशंसात्मक अभिलेख, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया, है ना, प्रशंसा में लिखा गया, प्रशंसात्मक अभिलेख पर विश्वास करें तो प्रतीत होगा कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण। इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने भारत के जितने बड़े भाग को बाहुबल से अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा, उससे कहीं अधिक भाग में उसका लोहा माना जाता था। तो जितने क्षेत्रों में इसने अपने बाहुबल के माध्यम से अपने अधीन क्षेत्रों को करके एकता के सूत्र में बांधा, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र ऐसे थे जो उसका लोहा मान रहे थे। समुद्रगुप्त के 2 अभिलेख हैं। कौन कौन से 2 अभिलेख हैं समुद्रगुप्त के? एक तो है एरन अभिलेख, 2 ही नहीं है, वो तो कई सारी प्रशस्तियां हैं, गया है, नालंदा है, ऐसी कई सारी प्रशस्तियां हैं। उसी में से एक है आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भाई, मध्य प्रदेश में है, सागर जिला है और एरन जगह है। मध्य प्रदेश, सागर जिला, एरन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है राघव, पृथु, इन राजाओं से भी बढ़कर दानी
बताया गया है समुद्रगुप्त को। एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को राघव और पृथु जैसे राजाओं से भी बड़ा दानी बताया गया है। ये सागर में है, सागर मतलब एमपी में है, ठीक है। इसी से हमको सती प्रथा होने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है ना। और जो सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है वो गोपराज की पत्नी का मिलता है। गोपराज की मृत्यु होती है, उसके बाद उनकी पत्नी सती होती है, इस बात को बताया गया है इसमें, है ना। तो ये कौन सा है, एरड़ अभिलेख आपका है, ठीक है। ये पेपर में पूछा भी गया है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और ये जो सती होने का साक्ष्य है ये करीब 510 ईस्वी के आसपास का है, ओके। और ये भारत का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें सती होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये रही बात एरड़ अभिलेख की। प्रयाग प्रशस्ति, इसमें सर किसी मतलब जो सती हो रहे हैं उन किसी का वर्णन है कि बस बताए तो भाई गोपराज की पत्नी। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये इलाहाबाद में है, आज के इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की है हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक सचिव हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक सचिव हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में की गई, है ना। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि है, लिपि ब्राह्मी है और विशुद्ध संस्कृत भाषा है। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा का उदाहरण है, ब्राह्मी लिपि है, चंपू शैली है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत भी है ये। इसमें इसके विजय अभियानों का वर्णन पूरा मिलता है ना। जीवन चरित्र के बारे में भी बताया गया है। समुद्रगुप्त को एक महान विजेता, संपूर्ण पूरी पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। अच्छा, इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, धरणि बंध। धरणि बंध क्या है, धरती को बांधने वाला। क्या चीज, धरती को बांधने वाला। हाँ, ये सही बोल संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला धरणबंध है। ये इसको इसी में बताया गया है, इसी प्रयाग प्रशस्ति में ही बताया गया है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। अच्छा, मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये किसका अभिलेख है, अशोक का है, जिसमें अशोक की पत्नी एक है कारुआकी, उनका भी जिक्र किया गया है। अशोक का एक पुत्र है तीवर, उसका भी जिक्र हुआ है ना। तो ये तो भाई मूल रूप से किसका है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कौशाम्बी में पहले स्थापित था, इलाहाबाद में कौन लेके आया इसे, ये भी एक सवाल है। तो अकबर के समय में इसको कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद में लेकर लाया गया था, है ना, स्थापित करवाया गया था। और इस अभिलेख में अकबर लेकर जो आया था, इसमें जहांगीर और बीरबल की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। यही नहीं, इस प्रयाग प्रशस्ति में भारतवर्ष का भी उल्लेख है, भारतवर्ष का भी उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। अब ऐसे इनके और भी अभिलेख अगर देखेंगे समुद्रगुप्त के, तो नालंदा है, गया है, ताम्रफलक है ना, नालंदा और गया ताम्रफलक भी इन्हीं से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति में एक चीज और बताई गई है, जिन जिन राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया, जैसे शक है, मुरुंड है, सिंहल मतलब श्रीलंका, तो इन सब ने
समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार भी किया था। ठीक है, विदेशी मैं ये भी शक्तियों के बताइए ना, संदर्भ में, उपहार विदेशी विदेशी शक्तियों के संदर्भ में जो नीति का पालन किया, विदेशी नीति भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, विदेशी नीतियों का जो जिस प्रकार से जिन विदेशी नीतियों का समुद्रगुप्त ने पालन किया है, उसमें आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब होता है गुप्त शासक के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाना, आत्मनिवेदन है। इसके अलावा कन्योपायन, कन्योपायन, कन्योपायन मतलब अपनी पुत्रियों का गुप्त राजवंश में विवाह करना, ये दूसरा उपाय था विदेशी नीति के रूप में। और तीसरा कौन सा उपाय है? गरुत्मंदक, गरुत्मंदक। और ये जो गरुत्मंदक है, इसका मतलब है अपने विषय या भुक्ति के लिए गरुण अंकित मुहर से छपे शासनादेश प्राप्त करना। इन 3 नीतियों का पालन हुआ है, 3 नीतियों को अपनाया है इसने। ठीक है, विदेश नीति को समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध प्रकार का सिक्का भी जारी किया इसने। ठीक है, और प्रभावती गुप्ता जो थी, पूना ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को कई सारे अश्वमेध यज्ञों को करने वाला बताया है। एक है पूना ताम्रलेख, पूना ताम्रलेख है, और पूना ताम्रलेख किसका है? प्रभावती का है, प्रभावती का है। इसमें समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो समुद्रगुप्त विजेता तो था ही, विजेता होने के साथ साथ वो एक कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, विद्या का संरक्षक भी था, है ना। उसी के सिक्कों पर हमको बीड़ा बजाते हुए भी देखा, हम उसके सिक्के को बीड़ा बजाते हुए भी देख सकते हैं। अश्वमेध प्रकार के सिक्का देख सकते हैं, बीड़ा के प्रकार का सिक्का देख सकते हैं, मतलब बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है ना। उसने खुद भी, समुद्रगुप्त ने खुद भी कविराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने जैसे अगर देखें तो उपाधियां, इसकी उपाधियां व्याघ्र पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक एक तो ये उपाधि, अप्रतिरथ, अप्रतिरथ, पराक्रमांक, पराक्रमांक, ये कुछ उपाधियां धारण की इसने। कविराज भी अभी बताए हैं, कविराज खुद को कविराज के नाम से उल्लेखित करता था, है ना। कविराज की उपाधि धारण कर रखी थी इसने। इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका भाई जो उपाधियां हैं वो उसी से संबंधित हैं। ठीक है, और ये जो उपाधियां हैं कहां से पता चलती है? सारी की सारी उपाधियां उसके सिक्कों पर मिलती हैं। ठीक है, सिक्के कौन कौन से हैं? सिक्के कौन कौन से भाई? बीड़ा प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के, और छोड़ो, एक चीज और याद रखना, इसके बारे में एक चीज बताई जाती है कि इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। इसकी एक उपाधि परम भागवत भी है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और 380 से 412, और वैसे इनका जो कार्यकाल है 380 से 412 है, लेकिन 375 से 415 तक भी माना जाता है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके कई सारे नाम हैं। जैसे इनको क्या बोला जाता है? इनको देवगुप्त भी कहा जाता है, देवगुप्त भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना, देवगुप्त के साथ साथ इनको देवराज भी कहते हैं, देवश्री भी कहते हैं इनको,
देवश्री, देवगुप्त, देवराज भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही नाम हैं। और याद रखना है इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण कर रखी है। परम भागवत की उपाधि इन्होंने भी धारण कर रखी है। ये खुद को शक विजेता भी बताता है, शक विजेता भी है। और जिस समय शकों पर विजय प्राप्त की थी उस समय शक शासक कौन था, क्या नाम था उसका? रुद्रदमन। दमन। रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करके ये खुद को शक विजेता घोषित किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद ही इसने क्या किया, सकारी जैसी उपाधि धारण की, सकारी जैसी उपाधि फिर धारण की। देवगुप्त, देवराज, देवश्री जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। खुद को शक विजेता कहने वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर, शकों के अंतिम राजा रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर सकारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध, विजय दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया। मतलब वही पुश्तैनी कामकाज को इसने आगे बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध, विजय दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया। प्रभावती गुप्ता जो है, प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में शासन भी करता था। हमारे ख्याल से इन्हीं की मदद करने के लिए जब वाकाटक शासक की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती बहन की मदद करने के लिए इसने क्या किया, अपने साम्राज्य में जो अपनी राजधानी बोल सकते हैं या एक सेंटर बोल सकते हैं, उसने आगरा में कि मथुरा में भी स्थापित किया था, है ना। देखो चंद्रगुप्त से पहले एक व्यक्ति है दुर्बल टाइप का, कमजोर टाइप का, जो है रामगुप्त, जिसका नाम है। रामगुप्त का वर्णन रहा है और रामगुप्त के वर्णन में वर्णन का जो जानकारी मिल रहा है, एक नाटक है, उस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इसका नाम है। ये इसके लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम के इसके लेखक हैं विशाख दत्त हैं। इसी में रामगुप्त का वर्णन मिलता है, ठीक है। रामगुप्त कौन? एक दुर्बल शासक है, कमजोर सा है, जो गद्दी पे बैठा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो वैवाहिक संबंध अपने बनाए, उससे क्या किया, राज्य को आंतरिक मजबूती प्रदान की। और उसने इसीलिए नागवंश से भी, जो क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, इसने नागवंश, वाकाटक वंश, कदम्ब वंश, इन वंशों के साथ अपने संबंध बनाए, जिससे ये राज्य के आंतरिक मामलों को मजबूत करना चाहा। ये बोल सकते हैं कि राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। अब बात है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, विक्रमादित्य हैं, इनकी शादी किससे हुई है? अब इसमें जो इनकी शादी हुई है, नागवंश की एक राजकुमारी है। इनका नाम क्या है? कुबेर नाग। कुबेर नाग से इनकी शादी हुई। फिर प्रभावती का विवाह हो रहा है किससे? वाकाटक शासक से। और वाकाटक शासक का नाम क्या है? रुद्रसेन, ठीक है। इसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय इसका नाम है, जिससे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया है, प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। इसने कई सारे अभियान चलाए, शकों का शक्ति का उन्मूलन किया, गुजरात काठियावाड़ में शासन, शक लोग जो थे गुजरात के काठियावाड़ एरिया में करते थे, उनको हराया। फिर मतलब उस समय रुद्र सिंह थर्ड थे शासन। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो ये विजय अभियान चलाए गए, इससे कई सारे फायदे हुए उनको, जैसे सामरिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले,
पश्चिम भारत का समुद्र तट का इलाका जो रहा है, जो वहाँ पे भृगुकच्छ था, भृगुकच्छ उनको मिला, भृगुकच्छ भड़ौच जिसको बोलते हैं, तो समुद्र तट एरिया है, बंदरगाह क्षेत्र रहा है, तो वो इनको प्राप्त हो जाता है वहाँ से। और मतलब व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी वजह से। वाकाटक राजा से विवाह कर दिया, जो कि ब्राह्मण जाति का था, मध्य भारत में शासन कर रहा था। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, मतलब प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका बन गई। प्राचीन काल में हमने इससे पहले एक और शासिका के बारे में पढ़ रखा है, नागनिका। नागनिका। नागनिका के बारे में पढ़ रखा है, जिन्होंने अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन संभाली थी, नहीं? चलो, इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख, जिनकी लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है, बतलाते हैं कि प्रभावती अपने पिता के हित में काम करती थी। मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिक प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहां 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत कर दिया। इस विजय से चंद्रगुप्त को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए मशहूर था। अच्छा, मालवा गुजरात पर इसको प्रभुत्व स्थापित हुआ, मतलब मालवा पर या गुजरात के काठियावाड़ पर जो शासन स्थापित हुआ, वहां पर तो उसने क्या किया, शकों को मारा, शकों को पराजित किया, शकों को उखाड़ फेंका। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड हुआ करता था, जिसके बाद शक विजेता कहलाया, शकारी की उपाधि धारण की। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, जब इसको पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, तो पश्चिमी समुद्र तट मिलने के साथ साथ इसे एक मुख्य बंदरगाह भृगुकच्छ भी प्राप्त हो गया, जिसको भड़ौच कहा जाता था। मतलब व्यापार वाणिज्य के मामले में प्रगति होने वाली है। मालवा, इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध होता गया। मालवा मुख्य नगर, लगता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी भी बनाई, उज्जैन को बनाई थी, गलती हो गई हमसे, ठीक है ना। उज्जैन को इसने दूसरी राजधानी भी बनाई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खड़े हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का कीर्ति वर्णन हुआ है, और यदि इस चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उसने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत में बंगाल के काफी भाग में भी स्थापित किया था। ये आपको कहां से मिल रहा है, कौन सा वो है लौह स्तंभ, कौन सा है वो? मेहरौली का सर। हाँ, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो इस बात की जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, उनके साम्राज्य, उनका प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत के साथ साथ बंगाल के बहुत बड़े भाग पर स्थापित था। ये जानकारी आपको मेहरौली लौह स्तंभ से ही मिल रही है। परंतु इस पुरालेखी राज प्रशस्ति में अतिरंजन मालूम होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यही उपाधि इससे पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। 57 ईसा पूर्व में किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार है। कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है। उन नवरत्नों में अगर देखा जाए तो उन नवरत्नों में अगर आप नाम लिखें तो लिख सकते हैं कालिदास है, कालिदास कौन है? नाटककार है ना। धनवंतरी जो कि एक चिकित्सक है, ये पूछा जाता भाई। और अमर सिंह जो कि एक कोशकार है। और वराह मिहिर भी हैं। वराह मिहिर कौन है? खगोलज्ञ सर। हाँ, नेता, खगोल विज्ञानी बोल देंगे इनको, ठीक है। फिर इसमें वास्तुकार है शंकु
वास्तुकार हैं, वास्तुकार हैं। छपड़क, ज्योतिष। छपड़क कौन थे? फलित ज्योतिष। हाँ, रत्न फलित ज्योतिष थे ये, रत्न फलित ज्योतिष थे। वर रुचि, वर रुचि भी, वर रुचि ये कौन है? ये व्याकरणज्ञ हैं, व्याकरणज्ञ हैं ये। और आते हैं बेताल भट्ट, बेताल भट्ट जो कि जादूगर हैं। विक्रम बेताल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी में देखी भी होगी, है ना। विक्रम तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, बेताल पीछे बैठा था, है ना। बेताल कहानी बता रहा था, और जैसे जैसे उसकी कहानी में जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ रही थी, विक्रम की गाड़ी की स्पीड भी उसी हिसाब से तेज हो रही थी। ऐसी सी कहानी ये आपने। सर ये सर क्या लिखे हैं छपक के बाद वाला? छपड़क के बाद रत्न फलित ज्योतिष, ठीक नहीं है। उसके बाद वर रुचि, वर रुचि है ये। और एक नाम है घट करपर, घट करपर कौन है? कूटनीतिज्ञ है ये, ठीक है। तो ये इनके दरबार में जो नवरत्न थे, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। हो गया। अब इसमें देखिए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे इनके नवरत्न के रूप में थे। चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी यात्री आया था, कौन? फाहियान। फाहियान का समय काल पूछा जाता है 399 से 414, और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में उसने विस्तृत विवरण भी दिया है, ठीक है। इनकी उपाधियां लिख लीजिए, उपाधियां कौन कौन सी हैं इनकी? विक्रमांक, विक्रमांक, विक्रमादित्य, है ना। परम भागवत, परम भागवत, ठीक है। इसके समय एक रात सर किसकी उपाधियां? तो है ना सकारी और विक्रमादित्य। इस इनके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के समय में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। दो शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? एक है उज्जैनी और दूसरी है पाटलिपुत्र, है ना। ये दो जगह थी इनके समय में। एक इनके सिंह सेन थे, वीरसेन थे, वीरसेन। वीरसेन जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संधि विग्राहक भी थे, संधि विग्राहक थे। इसका मतलब सर क्या हुआ? जो जैसे संधि विग्राहक का मतलब होता है ना कि इसमें कुछ कूटनीतिक या राजनैतिक संबंध से भी संबंधित कुछ है। विदेश मंत्री। संधि विग्रह का मतलब होता है दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध या संधि का निर्णय करने वाला मंत्री या अधिकारी, ठीक है। दूसरे राष्ट्रों से युद्ध या संधि का निर्णय करने वाला जो मंत्री या अधिकारी है वो है संधि विग्राहक, ठीक है। चलिए, तो संधि विग्राहक है वीरसेन, और वीरसेन सिर्फ संधि विग्राहक नहीं है, ये व्याकरण, व्याकरण, न्याय, मीमांसा के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे ज्ञाता, वो कवि भी थे। इन्हीं के दरबार से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबार से संबंधित है, तो इसलिए हमें ये चीज याद रखना चाहिए। अगर कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है वो एक महान विजेता भी हो सकता है, एक कुशल शासक भी हो सकता है, कूटनीतिज्ञ भी, विद, है ना। बस समझे, तो ये भी हमें याद रखना है। कूटनीतिज्ञ, विद्वान और विद्या को संरक्षक, विद्या का संरक्षक माना जा सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो तर्क दिए जाते हैं, जैसे इन्हें कोई कहता है कि वैश्य कुल से संबंधित है, वैश्य कुल से संबंधित है, किसी ने कहा है इनको। तो वैश्य अगर है, जो जिन लोगों ने कहा है, रोमिला थापर, ठीक है।
और रामशरण शर्मा, ये दो लोग वैश्य से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको क्षत्रिय कुल का मानते हैं। क्षत्रिय कुल का मानने वाले हैं आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार और गौरी शंकर ओझा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं शूद्र थे ये। जो शूद्र मानने वाले हैं उसमें से एक हैं काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है। और इन्होंने जिस बेस पर इनको शूद्र बताया है वो वज्जिका का संस्कृत नाटक है, उसमें कोंकणी महोत्सव के आधार पर इन्होंने इस बात को बताया है। और एक है जो इन्हें ब्राह्मण कुल का मानते हैं, ब्राह्मण कुल का मानने वाले हैं हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, इनके वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ से स्थापित हुए? इनके वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ से बने थे? एक तो नागवंश से बने, है ना। नागवंश की राजकुमारी जो थी कुबेर नाग, उनसे शादी किया इन्होंने, है ना। वाकाटक भी। हाँ, तो कुबेर नाग से इन्होंने शादी की और कुबेर नाग से शादी किया जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ, नाम रहा प्रभावती गुप्ता, है ना, ठीक है। अच्छा, ये नागवंश का क्षेत्र कौन सा था? नागवंश के अगर क्षेत्र की बात करें तो मथुरा, अहिच्छत्र, पद्मावती, नागवंश के जो क्षेत्र रहे हैं, मथुरा रहे हैं, अहिच्छत्र और पद्मावती, ग्वालियर। कदम राजवंश से भी इन्होंने अपने संबंध रखे, वैवाहिक संबंध बनाए। तो कदम राजवंश, इसकी जानकारी हमें कदम राजवंश से जो इनके वैवाहिक संबंध रहे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है तालगुंड अभिलेख से। तालगुंड अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुत्री की, मतलब इस वंश के राजा ने अपनी पुत्री की शादी की चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र से, है ना, जिनका नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम। ओके। अब ये जो कदम राजवंश है ये कहाँ पे है? कर्नाटक क्षेत्र, ठीक भाई, ओके। उसके क्षेत्र इसी में एक नाम का भी जिक्र होता है और वो नाम है फाहियान, है ना, फाहियान का जिक्र होता है इसमें। ये जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही समय में आते हैं, चीन यात्री भी हैं, है ना। इनकी जो किताब रही है, किताब का क्या नाम था? PUC। ऐसे कुछ, ओके 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 फूकी की। आए किधर से? ये देखिए, ये आए तो थे स्थल मार्ग से, स्थल से आए थे, जल मार्ग से गए थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के स्थल मार्ग से आए थे ये, ठीक है, ये याद रखना है। और चीन के बाद ये खोतान गए हैं, खोतान गए हैं, खोतान के साथ साथ कासगर भी गए हैं। खोतान में गोमती विहार में वो ठहरे भी कुछ दिन, खोतान में गोमती विहार है, वहाँ पर कुछ दिन ठहरे हैं, ठीक है। फिर पंजाब होते हुए जो मध्य नॉर्थ इंडिया, वहाँ आए और इसी मध्य देश में उन्होंने विस्तृत वर्णन, इसी मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया। जब वो पंजाब में पहुँचे तो उसी पंजाब क्षेत्र का विस्तृत विवरण दिया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने मध्य देश के बारे में जो बताया है फाहियान ने, इन्होंने बताया पहले चीज तो ये देश, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, मांस,
मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करते। लहसुन का प्रयोग नहीं करते, ये बताया कि उन्होंने। लेकिन ये कहते हैं कि इसमें चांडाल जो है वो अपवाद है। चांडाल क्या है? अपवाद है। ये चीज इन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा जो मध्य देश के लोग थे वो क्रय विक्रय जब करते थे, तो क्रय विक्रय का मतलब है कि वो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। क्रय विक्रय के लिए क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा बताते हैं कि मध्य देश जो था एक ब्राह्मणों का देश था। इसके बारे में, मध्य देश के बारे में, मध्य देश एक ब्राह्मणों का देश हुआ करता था। और एक सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, है ना। तो क्या किया जाता था? यहाँ पर आर्थिक दंड प्रचलित था। ठीक भाई, यहाँ पर आर्थिक दंड प्रचलित था। ओके, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। जो कुमारगुप्त प्रथम है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र हैं। इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, महेंद्रादित्य भी कहते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य कहा जाता है। इनके समय में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख इनके समय में हैं। संख्या के मामले में देखा जाए तो करीब 18 है, 18 है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इन्हीं के समय का एक अभिलेख है जिसका नाम है विल्सद, विल्सद अभिलेख। विल्सद अभिलेख में मतलब शुरू से लेकर जब से इस वंश की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर कुमारगुप्त प्रथम तक के गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये कहाँ है सर? अभी गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा यूपी में, सही पूछो, यूपी में है। और यूपी में भी एटा जिला, ठीक है ना। इसमें ये इनका पहला अभिलेख भी है। और इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं आप लोग, इसमें एक नाम है ध्रुव शर्मा ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर बनवाने का उल्लेख, ये भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखें। विल्सद के बाद करमदंडा, सर 1 मिनट रहने दीजिए। इसके बाद अभिलेख है करमदंडा। जो करमदंडा अभिलेख ये कहाँ है? यूपी में है, अयोध्या में है, ठीक है। स्थापना किसने करवाई थी इसकी? पृथ्वी सेन। ये पृथ्वी सेन कौन है? पृथ्वी सेन है कुमारगुप्त के मंत्री। इन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई थी। और कहाँ पर? शिव की मूर्ति के निचले भाग में इन्होंने करवाई थी, ठीक है। एक हो गया करमदंडा। अब बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये कहाँ पे है? एमपी में है।
रचना किसने की? वत्स भट्टी। ये कौन है भाई? दरबारी कवि हैं, है ना, दरबारी कवि हैं वत्स भट्टी, इन्होंने इसकी रचना की थी। इस मंदसौर अभिलेख में क्या किया गया है? जो रेशम बुनकर हैं, रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण, सूर्य मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख किया गया है ना। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, जो रेशम बुनकर थे ना, उनको बोलते थे तंतुवाय श्रेणी। जो रेशम बुनकर थे, इनको बोला जाता था तंतुवाय श्रेणी। ठीक है, इस पे याद रखना है कि इसमें गुप्त संवत का यूज नहीं किया गया, गुप्त संवत का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इस पर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत का प्रयोग किया गया। ठीक है, तुमैन अभिलेख, ये कहाँ पे है भाई? एमपी में है, ये भी गुना में है, ये याद रखना है। और इसमें एक चीज लिख सकते हैं, राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है ना। राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। ठीक है, फिर उदयगिरी गुहालेख, ये कहाँ पे है? उदयगिरी पहाड़ी कहाँ भाई है? इसमें लिख लीजिएगा। शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए मनकुवत अभिलेख, ये कहाँ है? इलाहाबाद, इलाहाबाद में है। ठीक है, इसमें बुद्धमित्र जो कि एक बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु है, द्वारा बुद्ध प्रतिमा के नीचे राजा की प्रशंसा को लेकर। ओके, बाकी इनके 3 ताम्रपत्र अभिलेख भी मिले हैं, 3 ताम्रपत्र अभिलेख भी मिले इनके। ताम्रपत्र जो अभिलेख मिले हैं, वो एक मिला है धनदय, दूसरा है दामोदरपुर, तीसरा है बैग्राम। ये 3 ताम्रपत्र अभिलेख हैं इनके समय के। ठीक है, इसमें दामोदरपुर के बारे में लिख सकते हैं आप, इसे पुंड्रवर्धन कहा जाता था, पुंड्रवर्धन कहा जाता था, है ना।
सिक्के कौन कौन से जारी किए? सिक्के लिख लीजिए तो, स्वर्ण, रजत और तांबा, ये 3 सिक्के ये जारी। लास्ट इनके मुद्राओं पर जो उपाधियां अंकित हैं वो कौन कौन सी हैं? उपाधियां भी लिख लीजिए। तो एक तो भाई महेंद्रादित्य अंकित है, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र। ठीक है, ये 4 उपाधियां अंकित हैं इनके सिक्कों पर। इसके बाद नाम आता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, स्कंदगुप्त का नाम आता है, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो हूणों के आक्रमण के लिए भी जाना जाता है ना। का जो क्रमादित्य नाम मिलता है ये इनके सिक्कों पर मिलता है क्रमादित्य नाम। लेकिन भीतरी अभिलेख में इनको विक्रमादित्य कहा गया है, विक्रमादित्य कहा गया। ओके, काहौम अभिलेख में क्या कहा गया इनको? काहौम अभिलेख में शकरोपम कहा गया। इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, स्वर्ण सिक्के जारी किए, ये याद रखना है। और सिक्के के मुख्य भाग पर क्या है कि धनुष बाण लिए बैठा राजा का चित्र है, बैठे राजा का चित्र है। पश्च भाग मतलब पिछले भाग पर क्या है? तो पिछले भाग पे अगर लिखेंगे तो सॉरी धनुष बाण का ही चित्र है। ठीक है, सॉरी। पश्च भाग पर पद्मासन लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्णित है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन इनके कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज भी अंकित है, क्रमादित्य भी अंकित है ना। क्रमादित्य जैसे ये क्रमादित्य भी अंकित है इनके कुछ सिक्कों पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखें तो इनके कुछ अभिलेख भी रहे हैं, जैसे एक अभिलेख इनका है जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात में है ना, ये गुजरात में है नार। हाँ, और इसमें सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इनका एक भीतरी स्तंभ लेख भी है, भीतरी कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है ये। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र लिख सकते हैं, वह हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। बहुत सारे अभिलेख हैं। सुपिया जो कि एमपी में है, एमपी में कहाँ? तो रीवा में है सुपिया। ठीक है,
इसी सुपिया में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। घटोत्कच वंश भी कहा गया है सुपिया में ही। इंदौर इंदौर ताम्रपत्र भी है। ये कहाँ पे भाई? यूपी में ही है, बुलंदशहर में है। ठीक है, इसमें सूर्य पूजा का उल्लेख है। इसमें सूर्य पूजा का उल्लेख है। ठीक है, सर इंदौर लिखते हैं। हाँ, इंदौर। स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का पहला आक्रमण होता है 455 एडी में, है ना? यस सर। हूणों का पहला आक्रमण 455 एडी स्कंदगुप्त का समय है। स्कंदगुप्त ने लेकिन उसे परास्त भी किया। इस हूणों को स्कंदगुप्त ने परास्त भी किया, और इस हूणों की को परास्त करने का जो उल्लेख है वो आपको भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, पराजित हुए, भीतरी लेख लिख लो बस होगी। ठीक है, हूणों के आक्रमण के बाद भारतीय दक्षिण, अब जब हूणों का आक्रमण हुआ उसके बाद जो भारतीय रहे हैं, जो उनका व्यापार व्यवसाय चल रहा था, अब वो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज़्यादा निर्भर हो गए। पहले व्यापार का क्या वो था सिस्टम? पहले व्यापार का सिस्टम था कि मध्य एशिया के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ, है ना, इन सब के साथ व्यापार पर चल रहा था। लेकिन हूणों के आक्रमण के बाद ये वाली समस्या आई और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज़्यादा निर्भर होने लग गए। ठीक है, हूणों के आक्रमण के बाद ये एक प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, अब एक नाम है, हूणों का ही नेता है, नाम है तोरमाड़। दूसरा आक्रमणकर्ता हुआ, और इसकी जानकारी हमको मिलती है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तोरमाड़ जो दूसरा आक्रमणकारी रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा हूण रहा है ये। फिर इसका एक पुत्र है, नाम है मिहिरकुल। मिहिरकुल ने भी आक्रमण किया। ठीक है, ये जो मिहिरकुल है ना, अत्यंत क्रूर और अत्याचारी भी था। अत्यंत क्रूर भी था, अत्याचारी भी था। इसके बारे में बताया जाता है कि इसे एक गुप्त शासक हैं बालादित्य, और एक क्या नाम है जो मालवा नरेश यशोवर्मन, इन दोनों ने मिलकर मिहिरकुल को पराजित किया। ठीक है, बुरी तरह से हराया। और इस बात की जानकारी हमको किससे मिलेगी? ने हराया जानकारी मिलती है ह्वेनसांग के अभिलेख से और मंदसौर लेख से ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है सर, दो गुप्त शासक पहला वाला के नाम क्या लिखे? बालादित्य, और यहाँ पे मालव नरेश हैं यशोवर्मन। ठीक है, हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों का सामना करना पड़ा। आरंभ में तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जोरदार प्रयास किए, लेकिन उसके उत्तराधिकारी लोग कमजोर ठहरे और आक्रमणकारी हूणों के सामने टिक नहीं पाए। तो मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे एक कारण तुमको ये मिला, हूणों का आक्रमण। पहला कारण मिल गया, हूणों का आक्रमण एक कारण हो गया। हूण घुड़सवारी में बेजोड़ थे, शायद धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल भी करते थे, तेजी से बढ़ सकते थे। उत्तम धनुर्धर होने के कारण
वो ना केवल ईरान में बल्कि भारत में भी खूब सफल हुई, है ना। 485 ईस्वी में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में भी कर लिया। 485 तक ऐसी हालत रही, जहां उनके अभिलेख भी पाए गए हैं। मध्य भारत वाले एरिया में इनके भी हुणों के भी अभिलेख मिले हुए हैं। पंजाब राजस्थान जैसे बीच के इलाके भी उन हुणों के अधिकार में चले गए। पंजाब और राजस्थान पर भी इनका अधिकार हुआ। इसके फलस्वरूप 6ठी सदी के शुरुआत में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया। यद्यपि मालवा के अवलिकर सामंत वंश के यशोधर्मन ने जल्द ही हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका, फिर भी मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दे दी तथा सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए। ये वही हैं जिन्होंने क्या किया था, मिहिर कुल, है ना, मिहिर कुल को बालादित्य के साथ मिलकर पराजित किया था। यशोवर्मन ये, है ना भाई। जी सर। हाँ, तो ये हमें याद रखना है। 532 ईस्वी सन में अपना विजय स्तंभ खड़ा किया गुप्तों के खिलाफ। जिस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या है, नाम है यशोधर्मन, जो कि एक सामंत भी था। यशोधर्मन का शासन टिका तो नहीं, लेकिन उसने गुप्त साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। करद सामंत राजाओं ने सर उठाकर गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। तो मतलब इनकी जो सामंतवादी व्यवस्था रही है वो भी। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, सामंतीय ढांचा। सामंतीय ढांचा मिल रहा है, ठीक है, इन मतलब गुप्तों के पतन में। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष जो गवर्नर थे लोगों ने, और समतट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार में अपनी शक्ति जमाई। उनके साथ ही साथ मौखरी वंश के लोगों ने बिहार, उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित की। मौखरी वंश जो रहा है वो बिहार के साथ साथ यूपी में भी राज सत्ता बनाई अपनी। कन्नौज को राजधानी बनाया इन्होंने, मौखरियों ने, है ना। लगता है 550 के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथ से चले गए। 6ठी सदी के आरंभ में ही हम देखते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश के स्वाधीन राजा लोग स्वाधिकार पूर्वक भूमि दान का शासन पत्र जारी करने लगे, है ना, करने लगे। हालांकि शासन पत्र में गुप्त संबंध का ही प्रयोग किया। जो स्वाधीन राजा हुआ करते थे उन्होंने स्वाधिकार पूर्व भूमिदान का शासन पत्र तो जारी किया, चार्टर उन्होंने जारी तो किया है, लेकिन फिर भी ये गुप्त संबंध का ही प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। वल्लभी के शासकों ने गुजरात, पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। वल्लभी के शासक जो थे इन लोगों ने। स्कंदगुप्त के शासन के बाद मतलब 467 के आगे शायद ही कोई गुप्त मुद्रा या अभिलेख पश्चिम मालवा, सौराष्ट्र में मिला हो। संभवतः 5वीं सदी का अंत होते होते पश्चिमी भारत गुप्त शासकों के हाथ से निकल गया। फलतः व्यापार और वाणिज्य से होने वाली आय से गुप्त शासकों को हाथ धोना पड़ा और वे आर्थिक रूप से पंगु हो गए। तो व्यापार व्यवस्था भी इनका, व्यापार और वाणिज्य भी क्या रहा है, कमजोर हो गया सर। हाँ, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। उधर उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े। गुप्त राज्य को विशाल वेतनभोगी सेना के रखरखाव में कठिनाई होने लगी, और क्योंकि धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से ग्राम दान करने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत घट गई होगी। तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये ग्राम दान वाली, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार रही है ना। आमदनी घट गई होगी, विदेश व्यापार के ह्रास से भी उसकी आय कम हुई होगी। तो आर्थिक ढांचे की, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आर्थिक ढांचा का टूटना, ये भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम, ठीक है। पता चलता है रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी संघ 473 में गुजरात से मालवा चली गई और वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए। इससे प्रकट होता है कि वो जो कपड़ा तैयार करते थे उसकी मांग खत्म सी हो गई थी। धीरे धीरे गुजरात में व्यापार का लाभ समाप्त हो गया। 5वीं सदी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं में शुद्ध सोने का अनुपात घटाकर
उसे किसी भी तरह जारी रखने की बेतहाशा कोशिश की, पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि गुप्त सम्राटों का शासन 6ठी सदी के बीच तक किसी न किसी तरह चलता रहा, 550 तक चला है, परंतु साम्राज्य की महिमा लगभग 100 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद ही या लगभग कुमारगुप्त तक मान लें, तब तक रही है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होती चली गई। अब इसमें देख लें तो प्रश्न भी हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा है, उनकी विवेचना करें। तो ऐसे भी हम याद रखेंगे, घोड़ों का आक्रमण, सामंतीय ढांचा, और जो उत्तरवर्ती शासक थे ना इनके, उन लोगों ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था, ये भी एक कारण है। ठीक है, बात समझे? जो उत्तरवर्ती शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये भी एक कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार। क्या दिन थे? हाँ नहीं, अच्छा परवर्ती में देखेंगे ना तो परवर्ती गुप्त शासकों में पूर्व गुप्त आता है, चाहे तो लिख लीजिए, परवर्ती गुप्त शासक पूर्व गुप्त है, बुद्ध गुप्त है, नरसिंह गुप्त है। ये परवर्ती ऐसा राज्य की कोई? नरसिंह गुप्त है, नरसिंह गुप्त है, भानुगुप्त है, भानुगुप्त है, वैन्य गुप्त है, वैन्य गुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय है, और विष्णुगुप्त है। ठीक है, ये सब रहे हैं। ओके, और ये विष्णुगुप्त ही अंतिम शासक है गुप्त वंश का। ये चैप्टर समाप्त हो गया है और इसको भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है।